साथियों में हम आप लोगों को बताएंगे कि जो आपका ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट का एग्ज़ाम IIBF के द्वारा कराया जाता है, तो इसका जो सेकंड पेपर है रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या सिलेबस है हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया। अब हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो इस चैप्टर के बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए टाइम को ना ख़राब करते हुए सीधे हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को, कि जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। साथ में दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जो मैकमिलन की जो बुक है तो उसमें आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का पेपर है तो वो सिलेबस वहाँ से आप एक से दो बार ज़रूर गो थ्रू हो जाएं। और साथ ही में आप लोग विशेषकर ध्यान दें कि जो RBI समय समय पर जो निकालती रहती है सर्कुलर्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से रिलेटेड वैल्यूशंस जो होती हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से संबंधित, या अन्य जो सर्कुलर हैं जो मार्केट से, शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से इत्यादि से जो संबंधित होते हैं, जैसे कि जो RBI का सर्कुलर है ये आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सितंबर 12 2023 का सर्कुलर है। इस सर्कुलर का नंबर है जो कि है मास्टर डायरेक्शंस इसमें दी गई हैं क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, वैल्यूशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कमर्शियल बैंक डायरेक्शंस 2023। इस सर्कुलर को एक बार आप ज़रूर गो थ्रू हो जाएं। और साथ ही जब आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट का एग्ज़ाम हो, खासकर डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट वाले में, तो इस सर्कुलर का इसमें कोई भी एडिशन या मॉडिफिकेशन आए तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख करके एग्ज़ाम देने जाएं। जो आपका रिस्क मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम है, जो सिलेबस है मैकमिलन की बुक में, तो उसमें बेसल अकॉर्ड्स के बारे में बताया गया है, लेकिन उसमें इतना डिटेल में नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो 12 मई 2023 का सर्कुलर है बेसल नॉर्म पे से रिलेटेड, बेसल थर्ड कैपिटल रेगुलेशन से रिलेटेड, इसमें आपका कैपिटल चार्ज क्या होता है, किस पर कितना कैपिटल चार्ज लगना है, और जो अपनी कॉमन इक्विटी टायर्स वन कैपिटल है, इस सब चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल में दिया गया है। तो इस सर्कुलर को एक बार आप लोग ज़रूर गो थ्रू हो जाएं, सो दैट आप प्रॉपर तरह से मतलब अच्छे नंबर इस एग्ज़ाम में ला सकें। हाँ साथियों, अब हमने आप लोगों के लिए हिंट दे दिया सारा कुछ। अब हम सिलेबस की तरफ आते हैं, मतलब चैप्टर की तरफ आते हैं, और हम कोशिश करेंगे सभी जो भी आपके मैकमिलन में है, जो भी इसका सिलेबस है दिया हुआ है, उस सारे सिलेबस के हम आप लोगों के लिए सारे वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि इसका एग्ज़ाम अब जनवरी में होगा, तो हम आशा करेंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम हमारे वीडियो से और साथ भी हमारे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। आइए सबसे पहले हम चलते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिस्क का एक क्या है कि RBI हैज़ कम आउट विद एन आइडिया ओपनिंग डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक। तो जैसा कि है कि RBI ने ये कहा कि हम स्मॉल पेमेंट बैंकों को ओपन करें, स्मॉल बैंक्स को ओपन करें, ताकि क्या हो कि जो सुविधाएं हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत उसने स्मॉल बैंक्स को भी परमिशन वगैरह दी थी RBI ने, और इसके तहत मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंक को ओपन कराया गया था। RBI had decided to grant in principle approval for some applicants for setting up the payment banks and small banks with the following objective। तो इसके लिए RBI ने कहा कि आप एक बैंक को ओपन कर सकते हैं, स्मॉल बैंक्स या फाइनेंशियल बैंक जो पेमेंट बैंक्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। उसके लिए इन्होंने कहा कि इन उद्देश्यों के साथ में अगर आपका ये उद्देश्य है तो आप बेशक इन बैंकों को खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपकी स्मॉल फाइनेंस
बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या ऑब्जेक्ट है, इनको क्यों ओपन किया गया, इसका ओपन करने का जो उद्देश्य था वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की गाइडलाइन को फॉलो करना, मतलब जिन जो बैंकिंग एरिया में जहाँ पर बैंकिंग नहीं पहुँच रही है, जिन व्यक्तियों को बैंकिंग लाभ की सुविधा नहीं मिल रही है, तो उनको तक उन तक सुविधा पहुंचाना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसका था कि प्रोविज़न ऑफ सीविंग व्हीकल्स की का प्रोविज़न करना, सप्लाई ऑफ क्रेडिट फाइनेंस स्मॉल बिजनेस के लिए, और स्मॉल जो मार्जिनल फार्मर हैं, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, जो फार्मर्स हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, या जो अनऑर्गेनाइज्ड एंटिटीज हैं, जो छोटी छोटी एंटिटीज हैं जिनको फाइनेंस लेने में दिक्कत आती है और वो टाइमली फाइनेंस उनको नहीं मिल पाता है, या तो टाइमली फाइनेंस नहीं मिल पाता है या उनको नहीं मिल पाता है, तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स की स्थापना की गई। इसके बाद में अगर हम बात करें पेमेंट बैंक्स की, तो पेमेंट बैंक्स भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की देन है, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया, तो उसके तहत इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि स्मॉल बैंक्स अकाउंट्स, सेविंग खातों को ओपन करना, पेमेंट रेमिटेंस सर्विस टू माइग्रेट, मतलब जो पेमेंट और रेमिटेंस करना, जो दूर दराज से जो माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं उन वर्कर्स की प्रॉपर अच्छी तरह से जो भी उनकी सुविधाएं उनको दी जा सकती हैं उन सुविधाओं को देना। लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, लोअर क्लास के व्यक्ति हैं, तो उनके लिए बैंकिंग सुविधाओं को मुहैया कराना ये उसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि बैंक्स के जो टाइप्स की अगर बात करें, बोथ टाइप्स जो बैंक हैं, चाहे वो पेमेंट बैंक्स हों चाहे वो फाइनेंशियल बैंक्स हों, ये इंडिया में ऑपरेट हो रही हैं आफ्टर गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। इन दोनों प्रकार की बैंकों को आरबीआई से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, लाइसेंस लेने के बाद में ही इनको ओपन किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और इसी समय क्या हुआ कि पब्लिक बैंकिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थी उनके लिए भी एक न्यू इरा के रूप में ये उभर के आया कि अगस्त 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक स्कीम लॉन्च की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या लॉन्च की, एक स्कीम लॉन्च की जिस स्कीम का नाम रखा इंद्रधनुष। अब एक इंद्रधनुष की दो स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। एक स्कीम लॉन्च की बैंकिंग से संबंधित, पब्लिक सेक्टर बैंक के से संबंधित, और दूसरी इंद्रधनुष जो सुविधा लॉन्च की वो हेल्थ डिपार्टमेंट यानी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मतलब कि चूँकि यहाँ पर बैंकों की यहाँ पर जो बात हो रही है वो बैंकों की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरे वाले इंद्रधनुष की बात करेंगे। तो इस इंद्रधनुष जो बैंकिंग से संबंधित है, तो ये अगस्त 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई, और इसमें ये कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट होगा 7 से इंद्रधनुष होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, जस्ट उसी तरह से जो इंद्रधनुष स्कीम लॉन्च की गई बैंक में, तो उसमें भी 7 पॉइंटों को रखा गया जिसको A to G भी कहते हैं। क्या कहते हैं? A to G कहते हैं। ओके, तो आइए A to G का मतलब है A से B से स्टार्टिंग। आइए हम आगे देखते हैं। A फॉर अपॉइंटमेंट, कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो हायर पोस्ट पे जैसे MD CO ये जो व्यक्ति हैं तो उनको हायर किया जाए कहाँ से? प्राइवेट सेक्टर बैंक से। कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो MD CO बनाए जाएं तो वो कहाँ से बनाए जाएं? प्राइवेट सेक्टर बैंक से, ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों में एक सुधार लाया जा सके।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि जैसे कहते हैं कि सीएमडी, तो इन्होंने सीएमडी पोस्ट को 2-3 भागों में बांट दिया। पहला उन्होंने बांटा है चेयरमैन, यानी हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एक चेयरमैन होना चाहिए, एक एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए, और एक वर्किंग चेयरमैन होना चाहिए। यानी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के तहत। ये हम इंद्रधनुष स्कीम की बात कर रहे हैं। तो इंद्रधनुष स्कीम में जो फर्स्ट कलर, जैसे इंद्रधनुष में 7 कलर्स होते ना, तो फर्स्ट कलर्स क्या है? अपॉइंटमेंट है। तो अपॉइंटमेंट के बारे में समझ गए कि जो हायर पोस्ट पे है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों से आएंगे, और उसमें इन्होंने सीएमडी पोस्ट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला चेयरपर्सन होगा वो कोई और होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कोई और होगा, वर्किंग चेयरमैन होगा वो कोई और होगा। दूसरा इसमें है आपका बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो में क्या है कि ये कहा गया कि भाई पहला तो अपॉइंटमेंट करा जाए, दूसरा एक बैंकों का एक बैंक ब्यूरो बनाया जाए, जो बैंकों में जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को उस प्लेटफार्म पर कॉमन रूप से सभी बैंक हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो उस प्लेटफार्म पर आकर के अपनी बात को रखेंगे और उस बात को वो आरबीआई तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर कोई बैंक डायरेक्ट आरबीआई से बात करती है तो वो प्रॉपर तरह से बात नहीं हो पाती है, या तो बात हो नहीं पाती है, या फिर बैंकें जो बात करने में हिचकिचाती हैं, कहती हैं कि हम आरबीआई से हम बात क्यों करें, हम करेंगे तो आरबीआई 20 तरह की और कमियां निकालेगी, यानी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके लिए एक बैंक ब्यूरो की स्थापना की जाए और उस बैंक ब्यूरो में सभी बैंक हैं जिनमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो बैंक ब्यूरो को बताएंगे और बैंक ब्यूरो ये क्या करेगा, आरबीआई तक अपनी इस बात को पहुंचाएगा। नेक्स्ट है कैपिटलाइजेशन। थर्ड है सी से, ए से अपॉइंटमेंट, बी से बैंक ब्यूरो और सी से कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन में कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ फंड को इन्फ्यूज करना होगा, कुछ फंड को बैंकिंग में इन्फ्यूज करना होगा, यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें कैपिटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जो डिस्ट्रेसिंग का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो डिस्ट्रेसिंग है मतलब जो एनपीए लेवल है इसको कंट्रोल किया जाए और प्रॉपर मॉनिटर किया जाए। क्योंकि अभी कुछ सालों से आपने देखा होगा कि एनपीए लेवल सभी पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स में वृद्धि हुई है। एम्पावरमेंट किया जाए, एम्पावरमेंट का मतलब है कि जो नियुक्तियां हैं वो बैंकों में होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो 70 का दशक था, 80 का दशक था कि 1970-80 के आसपास में मतलब एक बहुत बड़ी मात्रा में सभी बैंकों में एम्प्लॉइयों को नियुक्त किया गया था। पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब है क्या कि वो सारे के सारे क्या हैं, वो 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तक क्या ना सारे रिटायरमेंट की कगार पे हैं। तो जब वो रिटायरमेंट हो जाएंगे या जो रिटायरमेंट हो गए हैं तो उनका क्या है कि उनकी जगह पे उनकी जगह लेने के लिए नया अपॉइंटमेंट होना बहुत आवश्यक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसमें नई नियुक्तियां भी की जाएं। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि अगर कोई एम्प्लॉय अब नेग्लिजेंसी से अगर कोई काम करता है तो उसकी स्टाफ अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाए। इसके लिए आरबीआई ने स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की से रिलेटेड आरबीआई ने एक सेपरेट गाइडलाइन जारी की है, जिसको सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस की बात करें तो इसमें सभी बैंकें क्या होती हैं, एक अपनी स्ट्रेटजी बनाती हैं, जिससे कि मतलब इसमें सुझाव दिया गया कि सभी बैंकें एक अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और स्ट्रेटजी के तहत प्रॉपर अपने जो उनका गोल है, उद्देश्य है, उसको हासिल करें। इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है ज्ञान संगम। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। रिस्क जो होता है वो इनहेरिएंट होता है,
रिस्क क्या होता है? इनहेरिएंट होता है। इनहेरिएंट मीन्स होता है पहले से ही उसमें संलिप्त हो, पहले से ही उसमें लगा हुआ हो। जैसे उदाहरण के तौर पे हम मान लें कि हम रोड से जा रहे हैं, पीछे से आकर के ट्रक वाला ठोक करके चला गया। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप रोड पे चलते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क तो है, यानी आप रिस्क लेकर के ही चल रहे हैं। उसी तरह से आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी संस्था है, तो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है। इसीलिए कहा है कि रिस्क क्या है? इनहेरिएंट है। और जो बिजनेस में हो या बैंकों में, मतलब कोई भी बिजनेस या बैंक्स में जो है वो इनहेरिएंट रहता है, ऑटोमेटिक रहता है। आफ्टर मेकिंग जो स्क्रूटनी है वर्ल्ड ऑफ बैंकिंग की, तो रेगुलेटर क्या करें, एक साथ आए सामने और जो रिस्क हैं उन रिस्क के कंट्रोल करने के लिए क्या करें, उचित एप्रोप्रिएट एक्शन लें। किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में एक्शन लें? जो रिस्क अराइज हो रहे हैं या जो इनहेरिएंट रिस्क है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी कि आरबीआई ने सिंपल सा ये कहा है कि जो वर्ल्ड टॉप की जो बैंकिंग है, मतलब जो बड़ी बड़ी बैंकें हैं, तो वो क्या करें, उनके जो रेगुलेटर्स हैं, जैसे इंडिया की में बात करें तो रेगुलेटर कौन है? आरबीआई है। तो इसी तरह से यहाँ पर आरबीआई ने नहीं कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। क्योंकि बैंकों से संबंधित जब भी बात होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराती है। तो इसमें ये कहा गया कि सभी जो बड़ टॉप की बैंकें हैं तो वो आपस में मिलकर के साथ आएँ और साथ मिलकर के एक एप्रोप्रिएट एक्शन रिस्क के अगेंस्ट में लें कि रिस्क को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। इसी के चलते आप लोगों ने देखा होगा कि बेसल अकॉर्ड फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, है ना। आरबीआई ने सभी बैंकों को एडवाइज किया कि वो एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क करें, कि एक साउंड रिस्क मैनेजमेंट का क्या करें, फ्रेमवर्क करें। यानी हम कह सकते हैं कि आरबीआई ने सिंपल सा कहा कि सभी बैंकों का अपना एक रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिसमें उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि किस तरह से रिस्क को कम करा जा सके, किस तरह से रिस्क को मिटिगेट किया जा सके, किस तरह से किस लेवल तक रिस्क को अवॉइड किया जा सके और किस लेवल तक रिस्क को एक्सेप्ट किया जा सके। रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिवली एम्स, जो रिस्क मैनेजमेंट का है उसका इफेक्टिवली प्रभावित रूप से बात की जाए, उसका जो उद्देश्य है वो है कि बैलेंसिंग रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, मतलब एक बैलेंस बना करके, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है तो उसमें बहुत ज़्यादा हमको लॉस हो गया। तो मतलब कहने का मतलब एक बैलेंस बना करके रिस्क और बिजनेस के बीच में एक रिस्क बना, मतलब एक बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत है, जिसमें इन्होंने कहा है कि मैक्सिमाइज रिटर्न ऑफ द गिवन रिस्क, कि जो रिस्क दिया गया है उस रिस्क में क्या करें, मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करें। मतलब जो रिस्क है, जो भी रिस्क अवेलेबल है, उस रिस्क के होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लें और मिनिमाइज द रिस्क फॉर गिवन रिटर्न, और जो रिटर्न आप ले रहे हैं, मतलब जो बैंकें ले रही हैं रिटर्न, और उस रिटर्न को, रिस्क को कम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लेने की कोशिश करें। द वर्ड इंट्रोड्यूस द वर्ड, जो अगर बात करें जो रिस्क वर्ड है एप्टीटाइट, एपिटाइट का मतलब होता है रिस्क का भूख, मतलब जोखिम लेने की इच्छा रखना। तो चूंकि कहा गया है कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क कुछ नहीं, नो रिस्क नो गेन। तो जो रिस्क एपिटाइट का मतलब ये हुआ कि विलिंग टू टेक अ रिस्क, मतलब रिस्क लेने की इच्छा रखना, उसको कहते हैं रिस्क एपिटाइट। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क की आइए बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क जो है 17वीं शताब्दी में आया था। ये फ्रेंच लैंग्वेज में अगर बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड था रिस्क, ठीक है।
ये एक नाउन वर्ड है। रिस्कर जो है वो एक वर्ब की फॉर्म है। तो ये कहाँ से आया? फ्रेंच लैंग्वेज से आया। इसी बीच एक इटालियन वर्ड भी आया जिसको रिस्क का हमने रिस्कू का मतलब होता है डेंजर या रिस्चियर, गिवन द मीनिंग ऑफ रन इनटू द डेंजर। अब आपने यहाँ पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो इसमें ये हो गया कि जो रिस्क होता है, रिस्क एक तो आपका फ्रेंच भाषा से आया और दूसरा बात करें तो वो इटालियन भाषा से आया। तो इटालियन भाषा का जो वर्ड है वो आपका है रिस्कू और जो फ्रेंच भाषा का वर्ड है वो आपका रिस्कू जो कि एक नाउन है और जो रिस्क्योर है वो आपका एक वर्ब है। इसमें कहा गया कि जो रिस्क्यू है या रिस्चियर है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रन इनटू द डेंजर। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं। ईच बैंक एज वेल एज एवरी बैंकर, हर एक बैंक को और हर एक बैंकर को क्या है? ज़रूरत है समझने की कि और रिस्क को अनअवॉइडेबल। सभी बैंकर या बैंकर्स को इस समझने की ज़रूरत है कि रिस्क को अवॉइड किया जा सके, जितना ज़्यादा अवॉइड किया जा सकता है उतना उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा। रिस्क को बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता है, रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है, तो उस पर विचार करना पड़ेगा। और एक कोई जिम्मेदारी किसी एक बैंकर की नहीं है, सभी बैंकर्स की है, सभी बैंकों की है। रिस्क इज इनहेरिएंट इन बिजनेस, कि जो रिस्क होता है वो बिजनेस में इनहेरिएंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी फर्म होगी, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी संस्था होगी, कोई भी संगठन होगा, तो उसमें बिजनेस तो जो रिस्क है, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा, है ना। आइए आगे बात करते हैं चेंजिंग फॉर्म ऑफ रिस्क। अब क्या हुआ कि आगे चल कर के रिस्क का जो फॉर्म है वो चेंज हुआ। रिस्क एसोसिएटेड है हर एक बिजनेस से, एक्टिविटी से। रिस्क हर एक, इसका कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि जो रिस्क है वो हर एक बिजनेस में, एक्टिविटी में से संबंधित है। रिस्क मैनेजमेंट इन सच सिचुएशन में नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है इन सच अ सिचुएशन में नॉट बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, अगर इस रिस्क को वेल सिचुएशन यानी सही तरह से इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया तो ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। एक यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आता है रिस्क से संबंधित कि इसको एंटिसिपेट किया जाए, इसको प्रिवेंट किया जाए, इसको मॉनिटर किया जाए और इसको मिटिगेट किया जाए। यानी रिस्क को एंटिसिपेट, प्रिवेंट, मॉनिटर और मिटिगेट किया जाए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्क, रिस्क की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये क्या होता है कि बैंकिंग एक माध्यम है, इंटरमीडिएशन है। बैंकिंग क्या है? एक इंटरमीडिएशन है फंड के लिए, क्योंकि बैंक क्या है? एक फंड में काम करती है। भाई पब्लिक से फंड लेती है, पब्लिक को फंड देती है, तो एक फंड यानी धन में बात करती है, लिक्विडिटी में बात करती है। तो इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व रहता है, रिस्क इन्वॉल्व रहता है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो जो रिस्क है और रिवार्ड है तो इनमें एक क्लोज रिलेशनशिप रहती है। रिस्क और रिवार्ड में क्लोज रिलेशनशिप रहती है। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सिप करते हैं, या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उसका रिटर्न उतना ज़्यादा होगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग कॉमर्शियल पेपर्स खरीदते हैं, तो कॉमर्शियल पेपर्स में जिसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा कस्टमर का, इन्वेस्टर का,
तो उसमें क्या होगा, आपको रिटर्न अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका रिवार्ड होगा, यानी रिटर्न मिलेगा। रिस्क जो है ये प्रोबेबिलिस्टिक है और जेनरिक है, यानी ये होना ही होना है। और कितना होना है ये बता पाना मुश्किल रहता है, लेकिन संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये होगा। द रिस्क आर असर्टेनेबल, रिस्क कोई निश्चित नहीं होता है कि कितना होना है। रिस्क हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, रिस्क की डायरेक्ट रिलेशनशिप रहती है किसके साथ में, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जितना ज़्यादा रिस्क होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिटर्न होगा। हाई रिस्क हाई रिटर्न, नो रिस्क नो गेन। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा गेन होगा। अब टाइप ऑफ रिस्क की अगर बात करें तो मेनली तो दो टाइप के ही रिस्क होते हैं। जो रिस्क की अगर हम बात करें तो इसमें दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है फाइनेंशियल रिस्क और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल रिस्क की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल रिस्क की अगर बात करें तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम उनको डिटेल में आगामी चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने ही देख लेते हैं कि जो रिस्क के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं। दो टाइप होते हैं, एक फाइनेंशियल होता है, एक नॉन फाइनेंशियल होता है। यानी बैंक में दो तरह से ही नुकसान होता है, या तो फाइनेंशियल होगा या फिर नॉन फाइनेंशियल होगा। फाइनेंशियल में जैसे मान लीजिए आपने किसी को लोन दे दिया, लोन वो वापस नहीं कर रहा तो फाइनेंशियल हो गया। नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये हुआ कि किसी बैंकर ने अच्छा ट्रीट रही कस्टमर को कर रही है तो उससे उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है ना। तो ये आपके दो प्रकार के रिस्क हो गए। आइए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल रिस्क की। तो जो फाइनेंशियल रिस्क होता है इसके मुख्य रूप से तीन क्या होते हैं रिस्क इसमें शामिल होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। जब आप बेसल सेकेंड पढ़ेंगे तो बेसल फर्स्ट अकॉर्ड जो 1988 में आया था तो उसमें क्या था कि क्रेडिट रिस्क को शामिल किया गया था, लेकिन 1996 में मार्केट रिस्क को ले आया गया इसमें। उसके बाद में ऑपरेशन रिस्क आ गया। यानी जो फाइनेंशियल रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क में तीन रिस्क आएंगे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ये तीन प्रकार के रिस्क इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे और जो कि इस सिलेबस में है। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब सिंपल सा होता है कि जब बैंक ने कोई पैसा कस्टमर को दे दिया, यानी लोन के रूप में, एडवांस के रूप में, डेट के रूप में दे दिया और वो पैसा उसने बैंक को वापस नहीं किया, यानी कि बैंक को पैसा वापस नहीं किया, लोन एनपीए हो गया, डिफॉल्टर का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, तो उस केस में क्या होगा, एक कहलाएगा क्रेडिट रिस्क कहलाएगा। अब जो क्रेडिट रिस्क होता है ये रिफ्लेक्ट करता है किसको, डाउनग्रेडिंग काउंटर पार्टी को। ये जो काउंटर पार्टी है तो उसकी रेटिंग होती है, जैसे AAA हो गई है, BBB हो गई है, इस तरह की रेटिंग होती है, तो वो उस रेटिंग को डाउनग्रेड कर देता है। आगे आइए, अगर मेन काज की बात करें रिस्क, क्रेडिट रिस्क की, तो क्या है क्रेडिट रिस्क का मेन कॉज क्या है, क्रेडिट रिस्क क्यों होता है। अब हमने देखो रिस्क दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं मेनली, एक आपका क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ऑपरेशनल रिस्क की करेंगे। तो ऑपरेशनल रिस्क से संबंधित जितने भी रिस्क हैं, कैसे कैसे रिस्क हैं, हम उन्हीं को बात करेंगे। इनको हम वन बाय वन करके
आप लोगों को बताएंगे। तो जो क्रेडिट रिस्क होता है, अब हमने जान लिया कि क्रेडिट रिस्क कब होता है, जब सामने वाला लोन वापस ना करे, क्रेडिट रिस्क हो गया। क्रेडिट रिस्क होने का कारण क्या है? इसके जो मेन काज होता है वो पुअर मैनेजमेंट होता है, यानी कि आपने पुअर मैनेजमेंट किया, यानी इसका जो अप्रीजल जब आप कर रहे थे, लोन देते समय कर रहे थे इसका अप्रीजल, तो उस समय प्रॉपर आपने अप्रीजल नहीं किया, या फिर लेक प्रॉपर कम्युनिकेशन, या फिर प्रॉपर आपने कम्युनिकेशन नहीं किया, या फिर पुअर या इनएडिक्वेट अप्रीजल और ओवर रिलायंस इन द रिलायबिलिटी ऑफ कोलेटरल, या आपने इनएडिक्वेट अप्रीजल, आधा अधूरा से अप्रीजल किया, जो चीज़ें आपको देखनी थी वो चीज़ें आपने देखी नहीं, और जो मतलब संपत्ति जो कोलेटरल में उसने दी थी, सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास जमा की थी, उस पर भी आपने कोई सीरियस कंसर्न नहीं लिया और उसको आपने ठीक से नहीं लिया। तो रिस्क जो होता है, जब अब आगे बात करते हैं, अगला है कि जो रिस्क जो है, व्हेन द बैंक इज अनेबल टू मीट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स अराइजिंग एट वैरायटी ऑफ सिचुएशन। रिस्क का मतलब सिंपल सा वही यहाँ पर है, बार बार इसलिए वर्णों को रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको इस वीडियो को दोबारा देखना ना पड़े या किसी अन्य चैनल पे जाकर इस समझना ना पड़े, आपको प्रॉपर समझ में आ जाना चाहिए। तो रिस्क का मतलब सिंपल सा है कि जब बैंक अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने में असमर्थ रहती है तो वो वैरायटी ऑफ सिचुएशन, विभिन्न वैरायटी मतलब विभिन्न प्रकार जो अनेक अनेक तरह की जो सिचुएशंस आती हैं उस सिचुएशन में अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करती है। स्टेटमेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के एक एक्सपर्ट है रोडी बॉन्ड, इन्होंने कहा है कि ऑल रिस्क वेयर डेंजर्स बट देयर वर सम रिस्क एंड वेयर मोर फैटल दैन अदर्स। इन्होंने कहा है कि रिस्क तो सभी डेंजर हैं, कोई भी रिस्क हो, सभी रिस्क डेंजर है, लेकिन जो कुछ रिस्क हैं वो बहुत ही भयानक होते हैं। ठीक है, आगे लिक्विडिटी रिस्क इज वन, जिसमें से एक लिक्विडिटी रिस्क है। तो लिक्विडिटी रिस्क जो है वो आपका क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट है। फैटल एरर मतलब फैटल रिस्क है, दैट इज द रीजन लिक्विडिटी रिस्क इज कॉल्ड एज अ किंग ऑफ ऑल रिस्क। जो लिक्विडिटी रिस्क होता है वो सभी रिस्कों का राजा होता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका सारे रिस्क वहाँ से आपको अराइज हो जाएंगे। लिक्विडिटी रिस्क इनवाइट किए जाते हैं, इनवाइट करता है किसके लिए? रेपुटेशनल रिस्क के लिए। कहने का मतलब है तो क्या हुआ, रेपुटेशनल जो रिस्क है वो लिक्विडिटी को इनवाइट करता है, ओ सॉरी लिक्विडिटी जो रिस्क होता है वो रेपुटेशनल रिस्क को क्या करता है? इनवाइट करता है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई आपके यहाँ पैसा कस्टमर ने जमा करा रखा है और वो पैसा आप उसको नहीं दे रहे हैं टाइम से, आपके पास लिक्विडिटी इतनी नहीं बची हुई है या आपके पास लिक्विडिटी शॉर्ट हो गई, आप किसी का सेविंग खाते में पैसा जमा है और वो आपसे लेने आ रहा है और आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि रेपुटेशन लॉस होगी। वो जाकर के 4 जगह बोला यार ये वो तो ऐसी बैंक है, वहाँ तो पैसे अपने पैसा लेने के लिए चक्कर लगाना पड़ता है ना, तो इससे क्या होता है कि रेपुटेशनल लॉस होती है। अब जो लिक्विडिटी रिस्क है इसके 3 डिमेंशंस हैं, मतलब इसके 3 कारण हैं, 3 कारण हैं, मतलब 3 प्रकार का लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, यानी 3 तरह से लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। जैसे कि फंडिंग रिस्क। अगर फंडिंग रिस्क में क्या होता है कि क्या हुआ कि ऐसा कोई मार्केट में रूमर फैल गया, लोगों ने क्या किया, जो उनके सेविंग खाते बैंक में खुले हुए थे, करंट अकाउंट खुले हुए थे, तो वो आकर के क्या करने लगे, एक बार से कहने लगे मेरा पैसा दे दो, पैसा दे। ऐसा कुछ मार्केट में कोई रूमर आ गया,
और वो नॉन रिन्यूएबल जो डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं तो उन वो अचानक बहुत सारे डिमांड करने लगे, तो क्या होगा, फंडिंग रिस्क हो जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत आता है फंडिंग रिस्क। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 11 अगस्त को, उसमें भी फंडिंग रिस्क आया था, थोड़ा घुमा करके आया था, लेकिन वो फंडिंग रिस्क की ही बात कर रहा था। तो दूसरा होता है टाइम रिस्क। टाइम रिस्क का मतलब होता है कि भाई जो आपने लोन दिए थे, जिनकी ईएमआई थी या डिमांड लोन थे, तो उनका रीपेमेंट टाइमली नहीं आ रहा है, तो वो आपके हो जाएंगे टाइम रिस्क के तहत हो जाएंगे। और जो कॉल रिस्क होता है, कॉल रिस्क का मतलब होता है कि ए रिस्क क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। जब क्रिस्टलाइजेशन होता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ये रिस्क तब होता है जब अचानक में क्या हो कि कोई जो लायबिलिटी थी, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी थी, तो वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की अचानक में डिमांड आ गई, यानी कि जिसकी हमने किया था तो वो मतलब नहीं हो पाया। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। और साथियों, हम सारे वीडियो जो भी आने वाले वीडियो होंगे, हम उन सभी वीडियो को हिंदी में ही आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम IIBF के एग्ज़ाम में खासकर हम डिप्लोमा इन इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के बात करते हैं, तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप के चैनलों पर आपको थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल मिल जाएगा, आपको प्रॉपर मटेरियल नहीं मिलेगा। और जो मटेरियल मिलेगा तो वो या तो इंग्लिश में होगा, हिंदी में नहीं होगा। इस तरह से समझने में बड़ी डिफ़िकल्टी आती है, तो इसको सोचते हुए मैंने इंग्लिश में बनाया। वो इंग्लिश में नहीं बनाऊंगा, सारा आपको हिंदी में मिलेंगे। फिर भी अगर कोई व्यक्ति, किसी कैंडिडेट को हिंदी में दिक्कत हो रही है तो वो हमसे इस PDF को ले सकता है। उसके लिए सिंपल उसको मेल करनी पड़ेगी। हमारी मेल ID है thesmartbankingcloud@gmail.com।